जुलाई 2004 7 साल पहले लॉन्च हुआ नासा का कैसिनी स्पेसक्राफ्ट सैटर्न के लार्जेस्ट मून टाइटन के पास पहुंचता है। 100 से भी ज्यादा फ्लाईबाइज और 13 साल के लंबे समय तक टाइटन को स्टडी करने के बाद टाइटन मून के 24 साल पुराने रहस्य से पर्दा उठता है। कैसिनी और हॉयगन प्रोब से जो इमेजेस और डेटा निकलकर सामने आए, उन्होंने साइंटिस्ट के होश उड़ा दिए। साइंटिस्ट को टाइटन पे अर्थ से मिलती जुलती ऐसी चीजें दिखी जो उन्होंने सोलर सिस्टम के 150 से भी ज्यादा मून्स को एक्सप्लोर करने के बाद भी आज तक कहीं नहीं देखा। टाइटन सैटर्न का लार्जेस्ट मून तो है ही, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब इस मून को पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून माना जाता था। अर्ली 1980s में जब वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ने टाइटन की तस्वीरें खींची, तब पता चला कि सबसे बड़ा मून टाइटन नहीं, गैनीमीड है। जिसको हम टाइटन का सरफेस समझ रहे थे, वो असल में उसका डेंस एटमॉस्फेयर था, जिसे टाइटन के साइज को कैलकुलेट करने में इंक्लूड कर लिया गया था। टाइटन का एक्चुअल साइज हमारे मून का 1.5 गुना है और वो मरकरी प्लेनेट से भी ज्यादा बड़ा है। एटमॉस्फेयर के 600 किलोमीटर मोटे परत से ढका हुआ टाइटन का सरफेस वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 से ली गई तस्वीरों में बस एक ऑरेंज फजी बॉल की तरह दिखा था। सरफेस को ना देख पाने की वजह से वॉयेजर 1 मिशन के बाद भी हमारी नॉलेज टाइटन को लेकर बहुत ही लिमिटेड थी। ऑब्वियसली हम ये तो जान गए थे कि टाइटन का एटमॉस्फेयर बहुत डेंस है। साथ में थोड़ा आइडिया भी लग गया था कि इस मून का सरफेस सोलर सिस्टम के बाकी मून से काफी अलग और इंटरेस्टिंग है। इसी क्यूरियोसिटी के चलते 1997 में कैसिनी स्पेसक्राफ्ट के साथ हॉयगन प्रोब को भी भेजा गया। फ्रेंड्स, जहां कैसिनी स्पेसक्राफ्ट टाइटन को स्पेस से ही स्टडी कर रहा था, वहीं हॉयगन प्रोब टाइटन के सरफेस पे एक्चुअली लैंड करके सरफेस को स्टडी करता है और हमारे साथ अमेजिंग इमेजेस शेयर करता है। इन इमेजेस और डेटा को जब नासा साइंटिस्ट ने देखा तो उनको अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। ये मून अर्थ से इतना सिमिलर होगा, ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। टाइटन का डेंस एटमॉस्फेयर अर्थ की तरह मोस्टली नाइट्रोजन से बना हुआ है। अर्थ पर जहां 78% नाइट्रोजन है, वहीं टाइटन का एटमॉस्फेयर लगभग 95% नाइट्रोजन और 5% मेथेन से बना हुआ है। दोस्तों, टाइटन के सरफेस पे समुद्र, बहती हुई नदियां और झीलें दिखाई पड़ी। यहाँ रनिंग वाटर से बने हुए फीचर्स जैसे शोर लाइन्स, ड्रेनेज पैटर्न और डेल्टास भी दिखे। इसके गोल्डन आसमान में बादल भी दिखे जो बारिश करके झीलों और नदियों को भरने में मदद कर रहे थे। बेसिकली टाइटन अर्थ के बाहर एक लौती ऐसी जगह थी जहाँ वाटर साइकिल देखने को मिली। यहाँ लंबे चौड़े प्लेन्स दिखने के साथ साथ माउंटेन्स, रिजेस, डेजर्ट्स और ड्यून्स भी दिखे। यहाँ वोल्केनिक एक्टिविटी भी होते हुए दिखी। अर्थ के इतने सारे फीचर्स एक ही जगह पहली बार दिखे थे। इतना ही नहीं, टाइटन का एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ के कंपैरिजन में बस 60% ही ज्यादा था। अर्थ के ओशियन में 15 मीटर डीप जाने पे जो प्रेशर हमारी बॉडी पर लगेगा, एग्जैक्टली वही प्रेशर टाइटन मून पे खड़े होने पे लगता। 15 मीटर से ज्यादा डीप तो हम अंडमान और निकोबार में स्कूबा डाइविंग कर लेते हैं, यानी कि हम इस प्रेशर को बिना किसी सूट की मदद से इजिली बेयर कर सकते हैं। टाइटन मून की अर्थ से इतनी सिमिलरिटीज देखकर आपको क्या लगता है, क्या ये मून लाइफ सपोर्ट कर सकता है? फ्रेंड्स, इसका जवाब ना भी है और हाँ भी है। टाइटन पे टेम्परेचर रेंज -180 डिग्री सेल्सियस से -सेल्सियस तक होता है, जो कि अर्थ के मिनिमम हैबिटेबल टेम्परेचर का 2 से 3 गुना है। इतने कम टेम्परेचर में सरवाइव कर पाना किसी भी लाइफ के लिए बेहद मुश्किल होगा। यहाँ आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि टाइटन पे जब टेम्परेचर्स इतने कम हैं, तो वहाँ रिवर्स और लेक्स फ्रीज क्यों नहीं करती? फ्रेंड्स, वो इसलिए क्योंकि इन नदियों में पानी नहीं, लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स, मेथेन और इथेन फ्लो कर रहे हैं। यहाँ के डेजर्ट्स और ड्यून्स को भी ध्यान से देखें तो वो कॉफी पाउडर की तरह दिखते हैं। ये अर्थ की तरह सिलिका के नहीं बने हुए हैं, बल्कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने हुए हैं। यहाँ तक कि टाइटन पे जो पत्थर दिखाई पड़ रहे हैं, वो सिलिका के नहीं बने हुए हैं, बल्कि वाटर आइस से बने हुए हैं। इतना कम टेम्परेचर होने की वजह से ये वाटर आइस सालों साल से वैसी ही बनी हुई है। इतने एक्सट्रीम लेवल के डिफरेंस को देखकर समझ नहीं आता कि इस पर लाइफ कैसे एग्जिस्ट करेगी। इसका जवाब हॉयगन प्रोब ने टाइटन पे लैंड करने पे दिया। 14 जनवरी 2005 सुबह के 11:30 बजे हॉयगन प्रोब टाइटन पे लैंड करता है। 2.5 घंटे के डिसेंट के दौरान हॉयगन प्रोब ने टाइटन से आ रही रेडियो सिग्नल्स को एनालाइज किया। इन एनालिसिस ने स्ट्रांगली सजेस्ट किया कि टाइटन के आइसी सरफेस के 50-60 किलोमीटर नीचे सॉल्टी वाटर के ओशियंस है और इन सॉल्टी वाटर्स में ही हमें लाइफ मिल सकती है। हाइड्रोकार्बन से बने सरफेस वाटर पे भी लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, पर वो लाइफ अर्थ की तुलना में काफी अलग होगी। इतनी अलग कि हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, इन लाइफ्स को जरूरी न्यूट्रिएंट्स एटमॉस्फेयर से ही मिलेंगे, जैसे हमारे चैनल को जरूरी न्यूट्रिएंट्स आप लोगों से मिलेंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके इसे खाद पानी देने का कष्ट करें। हमें पता है कि टाइटन का एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन के साथ साथ मैथेन से भी बना हुआ है। ये एटमॉस्फेरिक मैथेन पे जब सनलाइट पड़ती है तो वो ब्रेक कर जाता है, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का लार्ज फ्रैक्शन बारिश के साथ टाइटन के सरफेस पे भी आता है। इनफैक्ट टाइटन का जो सरफेस मटमैले रंग का दिख रहा है वो इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वजह से दिख रहा है। दोस्तों, ये कंपाउंड्स किसी भी लाइफ को रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स दे सकती हैं, चाहे वो लाइफ अंदर हो चाहे बाहर हो। फ्रेंड्स, एक चीज ध्यान दिया आपने, जब एटमॉस्फेरिक मैथेन कंटिन्यूअसली ब्रेक डाउन हो रहा है तो उसकी क्वांटिटी ग्रेजुअली एटमॉस्फेयर में कम हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अर्थ पे मैथेन की सप्लाई को लाइफ रिप्लेनिश करती है। चावल के खेत, दलदली एरियाज, वेटलैंड्स, गाय, भैंस, भेड़, बकरियां और भी कई सारे जानवर अर्थ पे लगातार मैथेन प्रोड्यूस करते हैं। क्या इसका मतलब टाइटन पे भी ऐसी लाइफ मौजूद हैं जो उसके एटमॉस्फेयर को कंटिन्यूअसली मैथेन सप्लाई कर रही हैं? कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं, बाकी कुछ साइंटिस्ट ऐसा नहीं मानते हैं। सच क्या है ये हमें 2034 के बाद ही पता चलेगा, जब 2028 में लॉन्च होने वाला ड्रैगन फ्लाई मिशन टाइटन पे पहुंचेगा। फ्रेंड्स, टाइटन पे जैसे लाइफ के पॉजिटिव सिग्नल्स मिले हैं, वैसे ही वीनस जैसे हेलिश प्लेनेट पे भी लाइफ एग्जिस्टेंस के बहुत पॉजिटिव सिग्नल्स मिले हैं। आखिर क्या है ये पॉजिटिव सिग्नल्स? जानने के लिए इस वीडियो पे क्लिक करिए।